अवस्थी आप हैं मेरे साथ में। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक वक्तव्य दिया गया है और वह वक्तव्य का आज हम यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कि जब विदेश मंत्री बीएचयू के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि अब भारत और पाकिस्तान का तुलना करना सही बात नहीं है। इवन अब पाकिस्तान भी भारत के साथ अपनी तुलना नहीं करता है, क्योंकि अब हम कहाँ और वो कहाँ, वो वाली स्थिति उन लोगों की हो चुकी है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि इस बात के पीछे तथ्यात्मकता कितनी सही है, क्या भारत और पाकिस्तान की चर्चा अब करना सही भी है या नहीं है, और हमें अगर चर्चा करनी चाहिए तो किसके साथ कंपैरिजन की करनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम भारत और पाकिस्तान का आपको तुलनात्मक विश्लेषण कराएंगे और भारत और चीन का विश्लेषण कराएंगे, ताकि आपको जो कंपैरिजन करने की आदत है या फिर आप अपने मन में जो कंपैरिजन करते हैं उस कंपैरिजन में हम एक सार्थकता ढूंढें और एक हम पॉजिटिविटी के साथ अच्छे लेवल के साथ, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम अपने से नीचे वाले व्यक्ति से करते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। यदि हमने अपने लिए ऊपर लेवल सेट कर लिया तो हमारे अंदर कुछ प्रोग्रेस के क्षण हमको भी दिखाई पड़ते हैं। तो इसी क्रम में आपके साथ में आज के सेशन में हमारे इन वक्तव्यों को आपसे साझा करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि टुडे वर्ड्स डजंट सी इंडिया पाकिस्तान इक्वली। जयशंकर साहब ने बीएचयू में बोला कि इस समय तो दुनिया भी हमको और पाकिस्तान को एक साथ नहीं देखती है, तो हमें भी नहीं देखना चाहिए। वर्ड डजंट सी इंडिया पाकिस्तान ऑन इक्वल टर्म्स नाउ, ऐसा इन्होंने वाराणसी के अंदर कहा और कहा कि भाई अभी G20 की हमें अध्यक्षता मिली है, तो G20 की अध्यक्षता के बाद में जो G20 के विदेश मंत्री हैं और जो मंत्री लोग हैं उनकी बैठक भी बनारस में आयोजित करवाई जाएगी, ये इनके द्वारा यहां पर कहा गया। ठीक है, आपने भाषण के दौरान का ही ये दृश्य है, इस तरह की बातें कही। इन्होंने कहा कि भाई शनिवार के दिन की बात है, वैश्विक सरोकारों से जुड़ती हुई बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर रही है वर्तमान में भारत की राजनीति। अब बहुत ज्यादा भू राजनीतिक यथार्थ और वैश्विक चुनौतियों के बीच में भारत के राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने की क्षमता हमारे पास में निर्मित हुई है। ठीक है, और साथ में जो बातें इन्होंने बोली उसमें कहा कि वाराणसी जो है वो आने वाले समय में G20 के जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग को होस्ट करने वाला है, यानी कि वो सारे मंत्री बनारस के अंदर आएंगे और यहाँ पर सारी वैश्विक जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इन्होंने बयान देते हुए कहा कि अब वो दिन बीत गए जब दोनों देशों को लोग एक साथ रखकर देखा करते थे। क्यों? क्योंकि हम एक साथ आजाद हुए। तो एक साथ आजाद हुए तो दोनों के लेवल पर ये कंपैरिजन तो हमेशा होना ही था, कौन कितना आगे निकला। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति, वैश्विक परिदृश्य जो है वो वर्तमान में लगातार बदल रहा है और भारत की विदेश नीति तमाम देशों के साथ साथ अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग समय में भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है और दुनिया उस बदलते हुए स्वरूप में भारत को देख भी रही है। आप चाहें तो इनके बयान को सुन भी सकते हैं। जो कहा कि वर्तमान में हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आने वाले समय में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। Many of you, I say this to the students, would be surprised that there was an era that when I was your age in a university, the world actually used to see India and Pakistan on equal terms. Today, nobody does, not even the Pakistanis. So you know, the fact that we have clearly जो बातें इन्होंने कही वो मैं आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके सुना देता हूँ, शायद ऑडियो बहुत धीरे था तो आप नहीं सुन पाए। इन्होंने कहा कि जब मैं आपकी उम्र में था, क्योंकि बीएचयू के छात्रों से संवाद करते समय ये कह रहे थे कि जब मैं आपकी उम्र में था उस समय ऐसा होता था कि मतलब जो भी लोग होते थे उस समय के वो भारत और पाकिस्तान को एक साथ रख के बात करते थे, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान कंपैरिजन एक साथ होता था। लेकिन अब वो समय बदल गया है, अब लोग हम लोगों को आपस में कंपेयर करके बात नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी भी हम अपने आप को इंडिया के साथ रख के कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात निश्चित ही मायने रखती है और इनकी बात है तो इसको हम तथ्यात्मक रूप से भी आपके सामने रखने की बात करेंगे। बाकी जो लोग अवेयर हैं इस बारे में कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिल चुकी है और भारत G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। G20 दुनिया की लगभग 20 इकोनॉमीज का एक संगठन है जिसके द्वारा 85% GDP को गवर्न किया जाता है। उनके राष्ट्राध्यक्ष नेक्स्ट ईयर हमारे देश में सब लोग उपस्थित होंगे और उससे पहले भारत में बहुत सारे मंत्रियों की अलग अलग जगह पर बैठकें होंगी, उनमें
उनमें से बनारस में भी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठकें संभावित हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने द्वारा कहा। इन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों की अब सोच भारत को लेकर बदल रही है। आपको याद होगा कि इनके द्वारा भारत का पाकिस्तान से कंपैरिजन पहले भी किया गया है। एक बार आपने ऐसे ही एक बयान में कहा था कि इंडिया इज नॉन फॉर आईटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को आईटी के नाम से नहीं जाना जाता, बस दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। भारत में आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इनके यहाँ पर इंटरनेशनल टेरर है, बस फर्क इतना ही है। इंडिया जो है वो एक्सपर्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये एक्सपर्ट है इंटरनेशनल टेरर में। हम दोनों ने अलग अलग राह ले ली हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर बुनियादी रूप से मेंशन भी करी। तो हमने सोचा कि अब जब ये बातें इतनी हो ही रही हैं तो आपके सामने एक तुलनात्मक विश्लेषण कर दिया जाए। तो चलिए विश्लेषण के लिए आपको लेकर चलते हैं 15 अगस्त 1947। हालांकि पाकिस्तान अपने आप को हमसे एक दिन पहले का आज़ाद हुआ बताता है, वो अपनी आज़ादी के दिन को 14 अगस्त को ही सेलिब्रेट कर लेता है। भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त को एक दूसरे से पूर्णतः अलग हुए। पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथियों की सरकारें बनी। बंटवारा जब होना था तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ जनता उस तरफ रहेगी, कुछ जनता इस तरफ रहेगी। तो 75 मिलियन की आबादी उस समय पाकिस्तान के साथ गई। पाकिस्तान उस समय दो भागों में बटा हुआ था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसकी पॉपुलेशन उस समय 42 मिलियन हुआ करती थी, और वेस्ट पाकिस्तान जिसे आज आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इसकी पॉपुलेशन उस समय 33.7 मिलियन हुआ करती थी। भारत की पॉपुलेशन उस समय पर इनकी पॉपुलेशन की लगभग 4 गुना थी। हम लोग लगभग 340 मिलियन की पॉपुलेशन रखते थे। उस समय कुछ इस प्रकार का मैप दिखा करता था, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान और भारत बीच में था। और इस प्रकार से दोनों की पॉपुलेशंस के बीच में भारत की पॉपुलेशन उस समय लगभग 4 टाइम्स इनसे ज्यादा थी, है ना। जहां इनकी पॉपुलेशन 75 मिलियन है, हम लगभग 4.5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन रखते थे। जब 4.5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऐसी स्थिति में संसाधनों की आवश्यकता भी ज्यादा होगी। हमारे लिए आवश्यकता जब ज्यादा होगी तो बंटवारे में भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किस पॉपुलेशन के लिए कितने संसाधन दिए जाएं। यही हुआ कि बंटवारे में उनको उनकी आबादी के हिसाब से संपत्ति दी गई और उनको हमारे हिसाब से। कॉपी, पेन, इवन इतना तक कहते हैं कि मतलब हर लेवल पर पगड़ी, पल्व, बैन, पासुरी, मेज, कुर्सी, राइफल, हर एक चीज का बंटवारा हुआ। कई चीजों का तो लॉटरी से हुआ, कई चीजों का सिक्का उछालकर बंटवारा हुआ, है ना। तो संसाधनों का बंटवारा, क्योंकि अंग्रेज जो चीजें छोड़कर गए थे उनका बंटवारा होना था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ। केवल एक चीज ऐसी थी जिसको लेकर विवाद नहीं हुआ, बाकी सब चीजों को लेकर विवाद हुआ था। उनमें से उस चीज का नाम था लिकर, यानी शराब। शराब, चूंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलता है, तो ऐसी स्थिति में इस्लाम में शराब हराम है। तो शराब हराम है और धर्म के नाम पर कंट्री बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर शराब को लेकर के किसी भी प्रकार की बहस नहीं हुई। शराब का पूरा कारोबार जो है वो इंडिया को दे दिया गया था। ठीक है, अच्छा, यहां पर मैंने कहा ना कि बग्घियों तक की लड़ाई हुई थी। भारतीय सेना के लिए वो दिन बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए पेनफुल था, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जो जवान उस समय काम करते थे वो सब मिलकर के एक साथ करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ थे। लेकिन जब भारतीय सेना का बंटवारा होने का समय आया तो सैनिकों को एक लेटर दिया गया, उनको ऑप्शंस दिए गए कि आप कौन से देश के साथ जाकर जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदू और सिखों ने तो भारत के साथ रहना निर्धारित किया और मुस्लिमों ने मुस्लिम कंट्री में जाना निर्धारित किया, और इस प्रकार से सेना का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अब अगर किया जाए तो मैं आपको बताऊं कि 1960 तक हम दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट एक जैसी आगे बढ़ी। यानी 1960 तक भारत और पाकिस्तान दोनों एक जितनी ही जीडीपी पर थे। जिस तरह की ग्रोथ हमारी थी एग्जैक्टली उनकी थी। असल में क्या था, उनके पास जगह तो मतलब जनसंख्या तो कम थी और जो रिसोर्सेज थे ना वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थे। ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि उनको सिंध नदी का पूरा की पूरा सिंचित क्षेत्र अपने लिए मिल गया था। तो एक प्रकार से जीडीपी का अगर कंपैरेटिवली पर कैपिटा कंपैरिजन करें तो उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी हमसे। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अभी तुलना करके भी दिखाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में 1960 के बाद में फिर भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आपके सामने कुछ एक कंपैरिजन कराता हूँ, आप एक बार देखिए इसे। तो भारत और पाकिस्तान का अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो भारत अभी तक 14 प्रधानमंत्री देख चुका है, पाकिस्तान 20 प्रधानमंत्री देख चुका है। यदि बात
की जाए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेसिडेंट की, तो ये 15 देख चुके हैं हम लोग 15 देख चुके हैं, ये 13 देख चुके हैं। इनके यहाँ हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं, यहाँ पर लियाकत अली खान लॉन्गेस्ट सर्विंग व्यक्ति रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर 8 ऐसे हैं जो अपना पूर्ण कार्यकाल कर चुके हैं। इनके यहाँ पर एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। इनका पहला जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ, इनका 1970 में हुआ, यानी इनके यहाँ पर सत्ता कभी पूरी तरह से स्थापित होकर आई ही नहीं। आप जरा इसे चार्ट को देखें, एक कंपैरिजन है अपने जब 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा था उस समय की स्लाइड है। 1960 तक इंडिया हैज़ नॉट ओनली सरपासेस पाकिस्तान जीडीपी, लेकिन उसके बाद फिर हमने पलटकर वापस नहीं देखा। 1960 तक हम दोनों एक साथ हुआ करते थे जीडीपी के अंदर, कंपैरिजन अगर देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का कंपैरिजन आप देखें तो इंडिया की जीडीपी 3000 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गई है, और ये अभी भी कहीं वहीं 100-200 बिलियन वाली जो कैटेगरी है उसके ऊपर टके हुए हैं। हम कंपैरिजन करते हैं एक एक चीज़ का आपके सामने। देखिए, जब हमने 1960 को आधार वर्ष माना है, क्यों माना है? क्योंकि वहां तक सब समान थे। 1960 के हालात कुछ इस तरह से थे। भारत की पर कैपिटा, क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पर आप कंपेयर करें तो आप उस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। 1960 में इंडिया के पास में जो जीडीपी पर कैपिटा थी, यानी प्रति व्यक्ति जो आय थी, वो 82.2 बिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान के अंदर 3.3 बिलियन डॉलर थी। वो 3 बिलियन बार बोल रहा हूँ, $3 थी, यानी हमसे अच्छी तुलनात्मक रूप से पर कैपिटा इनकम इनकी थी। 2021 में आंकड़े बदलते हैं, यहाँ पर $2274 प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, इनके पास में $1538 प्रति व्यक्ति आय होती है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी उस समय पर 37.03 बिलियन डॉलर की थी। 1960 में इनकी इकोनॉमी 3.74 बिलियन डॉलर की थी। आंकड़ों में अंतर आप देख सकते हैं, जहां पहले हमारे बीच में अंतर 5.7 टाइम्स का था, ये बढ़कर के अब ऑलमोस्ट 9 गुना हो चुका है। भारत की जीडीपी 9 गुना हो चुकी है। यदि भारत ये बोलता है कि हमारे और उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसके पीछे तर्क है। तर्क क्या है? इंडिया 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में द ट्रिब्यून ने हाल ही में खबर छापी है कि ये 2075 में जाकर के दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी बन पाएंगे। ये 2075 तक बचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्टिव, मतलब 50 साल बाद की कल्पना, 50 साल बाद में जाने क्या तो होगा, उस समय ये 6ठी बड़ी इकोनॉमी होंगी। यानी ये भी लेते लेते खींच रहे हैं कि हम एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, है ना। यह अभी हाल ही का आंकड़ा है, ये 8 दिसंबर का आंकड़ा है ना। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो 1960 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व था $0.67 बिलियन, पाकिस्तान का था $0.32 बिलियन, यानी हमारा इनसे जस्ट डबल था उस समय पर। क्यों था? क्योंकि आबादी ज़्यादा थी तो हमारे पास रिसोर्सेज तुलनात्मक रूप से इनसे ज़्यादा थे। लेकिन आज का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं पैरेलल खड़े होने जैसी स्थिति ही नहीं है। भारत $572 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पर खड़ा है, ये $7.8 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पर खड़े हैं। यानी कितने गुना ज़्यादा है, ये कंपैरिजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, ये आप इनके सामने कंपैरिजन देख सकते हैं। यदि जयशंकर साहब ने कहा कि हमारा और इनका कंपैरिजन करना उचित नहीं होगा, तो उसके पीछे तार्किकता है, तो वो तार्किकता आज हम आपको बता रहे हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम $0.68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करते थे 1960 में। ये लोग $0.20 बिलियन का करते थे। आज हम $70.9 बिलियन का करते हैं, ये 10.38 बिलियन का करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी प्रति व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है, 1950 में हमारी 31 थी, इनकी 34 है। हमारी यहाँ पर 2022 में अब 69.8 है, इनकी 67.4 है। लिटरेसी रेट 1950 में हमारी 18.3 थी, इनकी 16.4 थी। आज हम 74 पर हैं, ये 58% पर हैं। यानी हर तरह से कंपैरिजन में इंडिया वाकई में इनके साथ अब कंपैरिजन करने की स्थिति में नहीं बचा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो 1960 में हम 162 थे, ये 185 थे। आज हम 27 हैं, ये 54 हैं, यानी इनके बच्चे ज़्यादा मरते हैं। फर्टिलिटी रेट की बात करें, बच्चे पैदा होने की दर की बात करें तो भारत में 1960 में 5.9 एक स्वस्थ युगल
5.9 बच्चों को जन्म देता था, इनके यहाँ 6.6 को देता था। आज भारत में 2.2 को देते हैं, यहाँ 3.4 को देते हैं। ठीक इसी प्रकार के आंकड़े पावर और इलेक्ट्रिसिटी के हैं। भारत की सेना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट सेना है, इनकी 6th लार्जेस्ट सेना है। ये कंपैरिजन चार्ट केवल इसलिए है ताकि आपको ये तर्क, क्योंकि हम समटाइम्स बोलते हैं कि कंपैरिजन मत करो, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जो पाकिस्तान को ही अपना आधार बना लेते हैं। हम पाकिस्तान से कितना आगे, हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो बार बार उसको ही आधार बनाकर वहाँ ये हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा, या वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा, इस तरह से कंपैरिजन ना करें तो बेहतर होगा। भारत आज रक्षा क्षेत्र में 17,000 करोड़ के एक्सपोर्ट 2023 में करना संभावित रखता है। ये $3.8 बिलियन पर टिके हुए हैं। ये फिगर्स हैं जो दर्शाते हैं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना वाकई में आज के ज़माने में सही नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करने से समटाइम्स हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अपने से नीचे का मोटिवेशन कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक कॉन्फिडेंस और देता हूं, वो थोड़ा सा आपको प्रोग्रेसिव कॉन्फिडेंस देगा, और वो है भारत और चीन का। हालांकि विदेश मंत्री ने जब जानकारी दी तो भारत पाकिस्तान के बारे में ही कहा, पर हमने आपके लिए एक एडिशनल काम किया है, और वो है भारत और चीन का कंपैरिजन, जिससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आइए शुरू करते हैं। पहला, यदि बात की जाए भारत और चीन की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि हमारे बाद में आज़ाद हुआ था चीन, और आज हमसे कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठा है। जो आज हम भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके संतुष्टि पाना चाह रहे हैं, चीन के साथ कंपेयर करिए, आप थोड़ा सा लेवल में आ जाएंगे। भारत का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131 पर है, चीन का 85th नंबर पर है। यदि हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय की बात करें, तो भारत $6,454 पर है, ये $21,364 पर टिके हुए हैं। 1949 में चीन आज़ाद हुआ था। अपनी पॉलिसी के कारण आज वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी पॉपुलेशंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2023 में दुनिया की अभी ऑलमोस्ट हम 141, 142 या 142, 143 करोड़ पर हैं। हम 2023 में उनसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन के आधार पर। लेकिन जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जीडीपी $186 अरब थी जब हम 1980 की बात करें, तो चीन की जीडीपी $191 अरब थी। यानी 1980 तक हम दोनों एक साथ थे, लेकिन 1980 में चीन ने जो फैसले किए, आज वो हमसे 6 टाइम्स आगे है। यानी कंपैरिजन करना है तो हमें चीन के साथ करना चाहिए। आबादी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत की 34% आबादी अशिक्षित है और उनकी मात्र 2% आबादी अशिक्षित है। जनसंख्या के हिसाब से दोनों देश भले ही आसपास नजर आते हों, लेकिन जनसंख्या घनत्व में बड़ा अंतर है। कारण क्या है? चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमसे कई गुना क्षेत्रफल उनके पास है। अर्थव्यवस्था में ये हमसे 7 गुना बड़े हैं। यानी 1980 तक जो अर्थव्यवस्थाएं ऑलमोस्ट बराबर थी, उनमें चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 7 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है। 2021 में चीन की जीडीपी $17 ट्रिलियन की थी, इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बीच में ऑलमोस्ट 7 गुना का अंतर अपेक्षित है। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो $9,020, यहाँ $1,850। डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका के बाद चीन में 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। रक्षा बजट इनकी जीडीपी का 7.1 है। $229 बिलियन ये अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं। भारत $70 बिलियन अपनी रक्षा पर खर्च करता है। कहने का मतलब यह है कि हमें यह खुशी तो है कि हम पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन हम क्यों पीछे हैं यह हमें सोचना भी चाहिए। 1980 तक, यानी कि जो हमारे बाद में आज़ाद हुआ, 1980 तक हमारे जैसे था, वो हमसे आगे क्यों निकल गया? क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ थी, सरकारों में जिस प्रकार की स्थिरता थी, नीतियों को लेकर जितनी दृढ़ता थी, वो सारी चीज़ें उनके मुकाम को प्राप्त करवाने में मदद करती चली गई। वहाँ एकल पार्टी सिस्टम है, सरकारें बहुत सख्ती से अपनी बातों को लागू करवाती हैं। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता रही, लोगों के लिए चुनावी वादों को पूरा करना, मुफ्त की चीज़ें प्राप्त करना, चुनावों में वोट जीत कर आना, ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए तो अच्छा होता चला गया। लेकिन अगर हम बात करें कि एक प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति में जो दृढ़ता चीन ने दिखाई, वो दृढ़ता शायद हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा
महत्वाकांक्षाओं में दिखाई नहीं दी। ये विश्लेषण तो आने वाला समय करेगा। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान एक बार एक साथ बैठे तो पाकिस्तान के लोग विश्लेषण करेंगे कि ये लोग आगे कैसे निकल गए, ऐसे भारत और चीन के लोग जब साथ बैठे तो ये विश्लेषण करें कि ये लोग हमसे आगे कैसे निकल गए। ये विचारणीय है, इसमें कोई केवल एक आंसर दे करके नहीं बच सकता। ठीक है, चीन में साक्षरता दर वर्तमान में 96.4% है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का भी इनकी तरक्की पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप अब पूरी तरह से बैलेंस की स्थिति में होंगे। पहले भारत पाकिस्तान का किस्सा सुनाकर आपके अंदर खुशी का माहौल आ गया होगा कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन मैंने चीन भी आज इसलिए दिया, हालांकि आज के विषय के अंदर कहीं भी इसकी जगह नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि आपको थोड़ा न्यूट्रल करके घर भेजेंगे ताकि आपके अंदर मेहनत करने की महत्वाकांक्षा पैदा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। फिलहाल के लिए एसएससी कैटेगरी में 16 तारीख तक 20% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज आपको दिलाए जा रहे हैं, जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मात्र 5,399 रुपये में आपको मिल रहा है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हो रही हैं। बहुत ही नॉमिनल दाम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी कैटेगरी के अंदर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, प्लस और आइकॉनिक फॉर्म में। आइकॉनिक फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप उपलब्ध होती है। 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स का एक बैच अभी शुरू किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ है। नाम इसका लक्ष्य है, 18 महीने का बैच है, 15 तारीख से शुरू हो रहा है। एक और बैच ऐसे ही टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आरंभ नाम से शुरू हो रहा है। प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कॉम्बो कोर्स की फीस 55,000 है, जिसमें आपको जीएस, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस मात्र 55,000 में 18 महीने के कोर्स की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध होती है। इसे आप इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ, यानी कि 4,300 कुछ रुपए की ईएमआई के साथ, आप बिना ब्याज की ईएमआई के साथ कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी।